आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चन्द्रतारा नुमः सात्विकं शिवम् त्वं नुमः सात्विकं शिवम्। नमस्कार। राज कम्युनिकेशन आपके समक्ष सहर्ष प्रस्तुत करता है एक सच्चे देशभक्त की जीवन कथनी। श्याम जी कृष्ण वर्मा एक विचारधारा। निर्माता राज कम्युनिकेशन। लेखक एवं दिग्दर्शक श्री राजू शुक्ला। संगीत संकलन हर्षिव दवे। संगीत संचालन सागर बारोट। रिकॉर्डिंग तरंग रिकॉर्डिंग स्टूडियो। रंगभूषा मनु पंड्या। वेशभूषा साजिद तिर्मिजी। सन्निवेश सायोनारा। उद्घोषक आशीष कक्कड़। नेपथ्य मनीष दवे, विजय आनंद, साजिद तिर्मिजी। प्रकाश परिकल्पना एवं प्रकाश संचालन शंकर गुमाने। रंगकर्मी प्रलय रावल, राजेंद्र भट्ट, योगेश पंड्या, किरीट भट्ट, नवेंदु धोड़किया, शंकर गुमाने, पूजा सोनी, बीना शाह, सागर बारोट, गुंजन सोनी, मनीष दवे, विशाल बावरवा, साजिद तिर्मिजी, रवि पटेल, पटेल, सागर शाह, रतिलाल पटेल, सोम पटेल, श्वेता वोरा, नेहा पंड्या, किंचन पटेल, रिजवान, अनिकेत रावल और राहुल गुमाने। स्पॉन्सर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स यूथ एंड कल्चरल एक्टिविटीज गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। तो प्रस्तुत है राज कम्युनिकेशन निर्मित राजू शुक्ला दिग्दर्शित श्याम जी कृष्ण वर्मा एक विचारधारा। नमस्कार, मैं सूत्रधार हूं। समय के साथ आपकी पहचान करवाने आया हूं। इतिहास के अर्क में गर्क हो गई सुवर्ण काल के जगमगी हीरो से चमकाने वाले इस देश की स्वतंत्रता का गीत गाने वाले, अपने जीवन की आहुति देने वाले इस सच्चे राष्ट्रभक्त की जीवन कथनी। अपने गुजरात की, अपने राष्ट्र की एक ऐसी हस्ती, वीर क्रांतिकारी विचारधारा पर जीवन भर राष्ट्र के प्रति कटिबद्ध रहने वाले क्रांतिकारी गुजराती की जीवन कथनी सुना रहा हूं। आओ, आप सभी को ले चलता हूं गुजरात राज्य के कच्छ जिले में, जहां समंदर अपनी मौजों पर इतिहास को संवार कर लाया है, वैसा मांडवी गांव का धूलिया मोहल्ला। समय है 1857। स्वतंत्र भारत का पहला शंखनाद जब ध्वनित हुआ था। जन्म हुआ है। भगवान नो पाड़ माने।
यह एक नाटकीय दृश्य है। मांडवी में जब भूला भाई भलसानी के यहां श्याम जी का जन्म हुआ, तब उनके पिता तो मुंबई में मजदूरी कर रहे थे। दरिद्र घर में मां की कोख से दादी ने जन्म करवाया था और दादी ने ही नाम रखा था श्यामू, श्याम जी। रामू, वहां क्यों खड़ा है बेटा? इधर आओ, इधर आओ। अरे क्या लाया है? दादी दादी, હું પાર્ટી પર લખીશ અને ભણીશ। अच्छा, तो मेरा शामू पढ़ना चाहता है। दादी दादी, मुझे लिखना सिखाओ ना। बेटा, मैं तो पढ़ी नहीं, मगर तुझे जरूर पाठशाला ले जाएंगे। मेरा शामू पढ़ेगा और लिखेगा। पार्टी तो काली है, चौक बिना अधूरी है। पार्टी तो काली है, चौक बिना अधूरी है। दादी बड़ी प्यारी है, बाल लगती वाली है। दादी बड़ी प्यारी है, बाल लगती वाली है। पार्टी तो काली है, पढ़ना बड़ा हली है। पार्टी तो काली है, पढ़ना बड़ा हली है। श्याम जी ने बचपन में किताबों में मन लगाया। माताजी उन्हें घर में प्यार से बटुक कहती। अपने घर में रहे अंधेरे से दूर वह पढ़ाई कर रहे हैं। पार्टी से लगाव हो गया है। मेरे शामू को तो पढ़ाई की भक्ति ही करनी है जी। तो उसे अपने पिता का सहारा बनेगा, गरीबी को दूर करेगा और अंधेरे घर में प्रकाश वही लाएगा। दादी दादी, देखो मैंने क्या लिखा। अरे बेटा, मुझ बुढ़िया को इस अंधेरे में क्या दिखाई देगा? दादी दादी, इस काली पाटी पर सफेद चौक से मैंने लिखा है, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। पढ़ाई में बड़े तेजस्वी थे, धर्म ज्ञान में विद्वान थे, मगर बाल्य अवस्था में ही 20 वर्ष की आयु में मातृत्व का आशीर्वाद नहीं रहा। माताजी का स्वर्गवास हुआ। बाल श्याम को दादी ने जशोदा बनकर संभाला। हमारा अहोभाग्य है कि आप यहाँ पधारे। मांडवी गांव में हम सभी आपका स्वागत करते हैं। हमें आपके सेवा के योग्य बनाइए। और कुंवर बा द्वारिका से पद यात्रा करते हुए यहाँ मांडवी आए हैं, उन्हें यहाँ विश्राम करना है। हमारा अहोभाग्य है, आप जैसी महान तपस्वी हर कुंवर बा हमारी मेहमान हुई है। आपके विश्राम को यह एक अध्याय मानेंगे। सन्यासिनी हर कुंवर बानो जय, सन्यासिनी हर कुंवर बानो जय। ये बालक कौन है? माई, बड़ा दुखियारा बालक है। पिता दूर देश मजदूरी करने गए हैं और माता का स्वर्गवास हुआ है। इसका नाम क्या है? माए, गांव तो इसे प्यार से बटुक कहता है, मगर इसका नाम तो श्याम है। जय द्वारकाधीश। बेटा, यहाँ मेरे पास आओ। प्रणाम।
कल्याण मस्तु। इस धर्म बैठक पर तुम बालक यहाँ क्यों आए हो? आपके दर्शन करने को आया हूँ। दादा दादी कहते सन्यासी के दर्शन करने पर अपने मन में ज्ञान प्रकाश होता है। ज्ञान? तुम क्या पढ़ना चाहोगे? संस्कृत। पिताजी को जब ज्ञात हुआ कि बालक पढ़ाई में तेजस्वी है, तो उन्होंने कड़ी से कड़ी मेहनत करके श्यामू को भूज की हाई स्कूल में रखा। यहां युवा श्याम जी कारकुन बनकर जिंदगी व्यर्थ करना नहीं चाहते थे, जहां वह म्युनिसिपल दियों में रात भर उच्च पढ़ाई करते रहते थे। हमारी पाठशाला में कच्छ के श्रीमंत शेष श्री मधुरदास भाई लव जी पधारे। वो पहले भी हमारी पाठशाला में पधारे हैं। वो तेजस्वी विद्यार्थियों को सराहना चाहते हैं। श्याम जी, तुम्हें आप शेठ जी, ये हमारी पाठशाला का होनहार विद्यार्थी है। अब बेटा तू पाठ सुन रहा। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुत्थेतः पारिभाव्यच्च वैयाकरण सिद्धान्तः कौमुदीयं विरच्यतः। बेटा क्या पढ़े हो तुम? संस्कृत। धन्य है वह माता पिता, धन्य है यह धरती, धन्य तेरे फूल को। मास्टर साहब जी, कौन है यह युवक? मांडवी वाले भोला भंसाली, करसन भंसाली का पुत्र श्याम जी भंसाली। जी हाँ, करसन दासो निकलो। हाँ बेटा, तुम मुंबई आना चाहोगे? चिंता मत करो, वहां पर तुम्हारी पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। Indians are not good people. Yes, Mr. Smith. They are very dirty people. You are right. They are poor slaves. You are absolutely right. अरे श्याम जी, उन्हें क्या देख रहे हो? छोड़ो अंग्रेजों को, यहाँ आओ। अरे ये तो पुस्तकों से प्रेम करता है, गरीबी की बातें करता है, खुददारी का जुनून है इसे। श्याम, बुरा मत मानना, मुंबई के रईसों की औलाद है। रामदास, युवा आयु में अपने कर्म को भूलने वाला युवा हमेशा बूढ़ा रहता है, और ये अभिमान तो हाथों में पुस्तक लेते ही त्याग देना चाहिए। पर मित्र, तुम यहाँ क्यों खड़े? अभिनंदन देने तुम्हें। तुम भी अंग्रेजों की तरफ भारतीय युवा की मजाक करना चाहते हो? अरे मित्र, तुम्हें गोकुलदास काहनदास पारेख की छात्रवृत्ति मिली थी, उसे सार्थक किया है। पूरे वर्ग में पहले क्रमांक पर हो तुम। अभिनंदन मित्र। आभार। मगर अभी कहाँ चल रही है? पंडित शास्त्री विश्वनाथ जी के यहाँ संस्कृत व्याकरण अभी खत्म नहीं हुआ है, और मेरे विचार से किसी भी अध्याय का अधूरा रहना यानी आत्मा का अधूरा होना।
श्याम जी के यही विचार उन्हें श्रेष्ठता के करीब ले जा रहे थे। संस्कृत में पाणिनि व्याकरण एवं शंकराचार्य के भाष्य शुद्धि सभी ग्रंथों का अमृत उन्होंने पा लिया था। श्याम जी की तेजस्विता देख मुंबई के श्रीमंत शेठ एवं मित्र रामदास के पिता शेठ छबिलदास लाल भाई ने अपनी संस्कारी पुत्री भानुमति के साथ श्याम जी का विवाह करवाया सन 1875 में। मगर इससे पहले श्याम जी के जीवन में एक विरल घटना घट चुकी थी। येनाक्षर समाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्सनं व्याकरणं योक्तं तस्मै पाणिनये नमः। स्वामी जी, मैं जिस युवक का परिचय करवाना चाहता था वह यही युवक श्याम जी कृष्ण संस्कृत में बड़ा ही विद्वान है। बेटा, संस्कृत का अभ्यास कर, खूब अभ्यास कर और पश्चिमी देशों में जाकर अपनी इस महान संस्कृति का दर्पण उन सभी को दिखा। यहां से शुरू हुआ राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को निभाने का संघर्ष। श्याम जी आर्य समाज के प्रसार और प्रचार में जुट गए। इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मॉलियर विलियम्स के साथ संपर्क कर भारतीय महान संस्कृति का परिचय करवाया। न्यायाधीश गोपाल राव हरिदेशमुख ने डॉक्टर मॉलियर पर पत्र लिख एवं डॉक्टर डी कुन्हा से आर्थिक मदद लेकर 22 वर्ष की आयु में पत्नी भानुमति के साथ इंग्लैंड रवाना होने जा रहे थे। तब श्री महादेव गोविंद रानड़े के यहां श्याम, अपने नेत्रों के समक्ष सदैव वैदिक श्रद्धा के लिए महान कर्म का सेवाव्रत रखना। जी रानड़े जी, अब यही एकमात्र मेरा धर्म रहेगा। श्याम, जैसे मराठी अखबारों में गुजरात के पंडित की तरह तुमने प्रशंसा और प्रसिद्धि पाई है, वैसे ही विदेश में भी सेवाव्रत चालू रखना। डॉक्टर डी कुन्हा ठीक कहते हैं। भारतीयता का वैदिक रक्त अब मेरे शरीर में है। इस वैदिक रक्त को मैं हर हमेश विश्व में इस वैदिक संस्कृति के प्रचार और प्रसार में बहा दूंगा। और श्याम जी कृष्ण वर्मा पहुंचे इंग्लैंड। नेत्रों में अनोखी चमक लिए वह मॉलियर विलियम्स के पास जाते हैं और Yes, Mr. Shyam ji, I know very well, but it's not possible. मैंने तुमको लास्ट ईयर मार्च में मेरे पास बुलाया था, मगर तुम आए नहीं, तो मैंने सारा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। सॉरी। अब क्या देश पर आया है, परदेश में जाए कहां? राष्ट्र के प्रतिबद्ध श्याम जी हारे नहीं। उन्होंने अंग्रेज विद्वान को समझाकर 1.25 पाउंड के वेतन पर सहायक के तौर पर कार्य शुरू किया। भूखे रहे, भानुमति ने साथ दिया। प्रवेश परीक्षा देकर फेलोशिप के हकदार बने। इंग्लैंड में ही रहकर
वह ऑक्सफोर्ड की बेलियल कॉलेज के छात्रों को संस्कृत सिखा रहे थे। खुद ने कानून की पढ़ाई करके बैरिस्टर की डिग्री ली और उन्हीं को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में लेक्चर देने को आमंत्रित किया, जो प्राचीन इतिहास के अध्ययन का कार्य करती थी। मैं आभारी हूं रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का, जो प्राचीन इतिहास के अध्ययन पर कार्य करती है। आज इस अमूल्य समय में मैं आपको भारतीय वर्ष में लेखनी कला की शुरुआत इस विषय पर ध्यान दूंगा। ये कोई लेक्चर नहीं है, सत्य है सदा सर्वदा। लेखनी कला में भारतीय संस्कृति के दीपक वेदों से जुड़े हैं, जो सभी प्राचीन ग्रंथों से पहले अस्तित्व में आए। भारत एक ऐसी संस्कृति का राष्ट्र है जो श्रेष्ठ एवं प्राचीन है। उसके बाद श्याम जी ने भारतीय वैदिक संस्कृति की परिभाषा के सभी ध्वजों को यूरोप में लहराना शुरू किया। बर्लिस के पुरातत्वविदों के बीच उन्होंने अपने वक्तृत्व में कहा, संस्कृत भारत की महान जीवंत भाषा है। श्याम जी जब ग्रीस आए तब उन्हें उच्च कक्षा का संस्कृत मुंह जुबानी था, मगर उन्हें ग्रीक लैटिन भाषा का ज्ञान नहीं था। मगर उन्होंने यह भाषा पर भी प्रभुत्व पाकर संस्कृत का ज्ञान दिया और फिर इंग्लैंड आकर मॉलियर विलियम्स को मिले। गिरः पूसां विमलौ शब्दवरीभिः तमस्य ज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाह, वेरी गुड। ये श्याम जी का संस्कृत ज्ञान देखकर मैं हैरान हो गया। पाणिनि का पूरा व्याकरण इसको कंठस्थ है। ऐसा पंडित मैंने पूरे यूरोप खंड में नहीं देखा। सन 1888 में श्याम जी बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। तब रतलाम के राजवी ने उन्हें दीवान की पदवी प्रदान की, मगर श्याम जी के नेत्रों समक्ष एक अनोखा भारत दिखाई दिया। भारत मेरा राष्ट्र गुलाम होता जा रहा है। बड़े बड़े राजा महाराजा अंग्रेजों की गुलामी करे। ये ठीक नहीं। मेरे देश के, मेरे राष्ट्र के सीने पर ये क्या हो रहा है? कहीं भी आजादी नहीं। हिंदी सभी काले आदमी की तरफ पहचाने जाते हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा वाइसरॉय के गद्दों में शीश झुकाए। कहीं भी आजादी नहीं। गरीबी, लड़ाई, गुलाम मनोदशा, ये छल कपट। श्याम जी के मन में करोड़ों प्रश्नों का उद्भव हो चुका था। उदयपुर राजवी के यहां राज्य सलाहकार तो हुए, मगर वहीं आ पहुंचे कर्जल वायली के संदेश और राजवी को फौरन जाना पड़ा।
मगर ये नहीं भूलना चाहिए कि कर्जन वायली को बिना पूछे एक हिंदुस्तानी को स्टेट एडवाइजर नहीं रख सकते। अपनी औकात में रहो तुम। इट्स दैट क्लियर? इट्स नॉट क्लियर। और हमें क्लियर होना है, तुम क्लियर हो जाओ। ये हमारा राष्ट्र है और इस पुण्य भूमि की गोद में अनेक राष्ट्रवादी जिंदा है। सर घटा देंगे मगर शीश झुकाएंगे नहीं। और ठीक पे मेरा नाम जानकर क्या करोगे? किराए पर रह रहे हो, इतना जान लो, मैं भारत माता का पुत्र हूँ। नाम है आजादी। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम फिर अपने सरों की चढ़ा। यहाँ तो क्या, हमारे देश में हम खुद स्वयं गुलाम, हमारी धरती विदेशियों के हाथों में लुटती रहेगी। इतना बड़ा राष्ट्र और मुट्ठी भर गोरे राज करेंगे। क्या करना होगा, क्या करूं तो इस विदेशियों से भारत माता को मुक्ति मिले? क्या करूं? गणपति बाप्पा मोरया! गणपति बाप्पा मोरया! गणपति बाप्पा मोरया! गणपति बाप्पा मोरया! मोरया रे बाप्पा मोरया रे, 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 मोरया रे बाप्पा मोरया रे। आइए तिलक जी। तिलक जी, अब आप सभी को राष्ट्र जागृति के बारे में प्रवचन देंगे। नमस्कार। जागो भारतवर्ष के लोगों, जागो और देश में सर्वत्र फैले अंधकार को दूर करो। ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला कर रख दो। गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव जैसे चेतना और राष्ट्रभक्ति को जीवंत रखने वाले त्योहार एक साथ मिलकर राष्ट्रों पर मनाओ। अपनी संस्कृति का परिचय भी दो और साथ साथ आजादी के नारे भी लगाओ। अपनी स्वतंत्रता अनुभव कराओ। हिम्मत, साहस और देशभक्ति के रंग में डूब जाओ और भारत के स्वराज के लिए लड़ाई का श्री गणेश करो। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। तिलक जी, आप महान हस्ती है जो अंधेरों से प्रकाश का मार्ग दिखा रही है। भारत माता की जय! 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 स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 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 हिंदुस्तान के इतिहास की यह क्षण बड़ी विरल है, जहां दो राष्ट्रभक्त, दो विद्वानों का मिलन हुआ। तिलक जी के घर श्यामजी कृष्ण वर्मा। अंधकार तो सभी दिशाओं में फैल चुका। गुलाम प्रजा अज्ञान और अनपढ़ है, लाचार है। जहां एक सूत्रता का अभाव है, वहां दूसरे पक्ष में गोरी सरकार निर्दय और लालची है। क्या करना चाहिए तिलक जी? आप ही कोई मार्ग। देश में अंग्रेजों के विरुद्ध सर उठाना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई उद्धार नहीं। मगर ये लड़ाई किसी पूर्व योजना के तहत होनी चाहिए। सिर्फ देश में ही नहीं, विदेश में भी लोगों को देश की परिस्थिति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और देश में
राष्ट्र मुक्ति, भारत मुक्ति के लिए बहुत काम हो सकता है श्याम जी। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। देश के बाहर, विदेश में, विश्व समुदाय के सामने भारत की स्थिति बताई जा सकती है। तभी एक नई क्रांति का जन्म होगा और एक नई विचारधारा जो विश्व को समर्पित होगी। श्याम जी को एक नई दिशा मिली। 40 वर्ष की उम्र में वह पत्नी भानुमति के साथ लंदन पहुंचे। बदल रही वैश्विक परिस्थिति की उन पर बड़ी गहरी असर हो गई। श्याम जी लंदन में हिंदी राष्ट्रभक्तों के साथ संपर्क बढ़ाते गए। पत्नी भानुमति जी ने भी उनका साथ बखूबी निभाया। यूरोप में प्रचलित हर्बर्ट स्पेंसर का यह मत कि मनुष्य की स्वतंत्रता ही ईश्वर की सबसे बड़ी देन है। मनुष्य की स्वतंत्रता? हाँ, अगर यूरोप में यह मत प्रचलित है तो फिर मेरी भारतवासी आप भी क्यों गुलाम? अगर ब्रिटिश सरकार ने अपनी विचारधारा बदली नहीं तो उन्हें एक बड़ी क्रांति का सामना करना पड़ेगा, वरना हम सबको मिलकर एक होकर अपनी बात लंदन के बाजारों तक फैलानी होगी। एक चिंगारी एक आग लगा सकती है। अब इन लोगों को लंदन से चले जाना पड़ेगा और भारत छोड़ना पड़ेगा। हम उन्हें यहां नहीं रहने देंगे। हम भारतवासी उन्हें भारत से बाहर निकाल कर रहेंगे। लंदन के हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर यह ऐलान बुलंद कर दो कि स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत, भारत माता की, भारत माता की, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत, भारत माता की। कई बार सोचता हूं कि भोजन का त्याग करूं, मगर खाने के बगैर यह शरीर चलेगा नहीं और लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ना चाहता। एक ऐसी विचारधारा को समग्र देश में फैलाना चाहता हूं। लंदन के विचारक भाई स्पेंसर जी की मृत्यु हुई है। हाँ, स्पेंसर जी जैसे विचारक बहुत कम होते। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। स्पेंसर जी का शरीर नहीं रहा, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं और वही मेरी विचारधारा, मनुष्य की स्वतंत्रता। और यह विचारधारा पृथ्वी के अंत तक हर मनुष्य तक जागृत रहनी चाहिए। और वह विचारधारा है मनुष्य की स्वतंत्रता ही ईश्वर की सबसे बड़ी देन है। देश में चल रही मुक्ति गाथा की प्रेरणा से होम लूम सोसाइटी विदेश में कार्यरत हुई है और इस वर्ष अपने नए प्रमुख आदरणीय श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा ने यह कार्यभार संभाला है। मां भूम के लिए सदा लड़ते रहने के लिए हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। हम सब इसीलिए यहाँ एक हो गए। मैं अपनी धन्यवाद तभी समझूंगा जब मेरी मातृभूमि स्वतंत्रता के गीत गाए। आजादी की लड़ाई को कार्यभार नहीं समझना चाहिए, उसे अपना कर्तव्य समझना चाहिए। मातृभूमि की आजादी के लिए लड़ाई लड़ना यह कोई कार्यभार नहीं है, यह तो हमारा कर्तव्य है। कोई भी लड़ाई किसी एक शस्त्र से नहीं लड़ी जा सकती। शस्त्र के साथ इसमें शास्त्र भी होना चाहिए, आचार के साथ विचार भी होना चाहिए।
मैंने ऐसा एक शस्त्र ढूंढा है जो शास्त्र का ही एक स्वरूप है, और वह है अखबार और न्यूज़पेपर। हाँ, इस अखबार में छपी हर बात की सच्चाई की बहुत दूर तक असर हो। इसकी असर एक बड़े शिक्षित समाज पर पड़े। इसके द्वारा हम अपने देश भारत की स्वतंत्रता की बात रखेंगे। समग्र विश्व में हम अपनी विचारधारा इस अखबार के द्वारा फैलाएंगे। यह अखबार है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत। भारतवर्ष की स्वतंत्रता के लिए खुले आकाश में गर्व भैर चलते हुए कलम के ज्ञान एवं शक्ति से अंग्रेज हुकूमत के सामने आजादी का नारा लगाकर स्वतंत्र भारत का शंखनाद करने वाले पहले क्रांतिकारी पत्रकार थे पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा। यह अखबार क्रांतिकारियों तक पहुंचा। आजादी की लड़ाई को एक नई विचारधारा मिली। अंग्रेजों ने इस अखबार पर प्रतिबंध घोषित किया, मगर ऐसे थोड़ी यह रुकने वाला है। कभी पेरिस से आ रही दवाइयों के पार्सल में, तो कभी सैन फ्रांसिस्को से आ रही पुस्तकों में, तो कभी कॉस्मेटिक के पैकेटों में श्याम जी की विचारधारा न्यूज़पेपर में आती रही। मित्रों, मैं भारत के होनहार युवाओं को लंदन में अभ्यास के लिए बुला रहा, ताकि वे अंग्रेजों के नौकर न हो और ब्रिटिश सरकार की शोषणवृत्ति कम। इसके लिए उन्हें महाराणा प्रताप शिष्यवृत्ति और महाराज शिवाजी शिष्यवृत्ति दी जाएगी, और इसके तहत उन्हें वार्षिक 100 पाउंड दिए जाएंगे। और इसी शिष्यवृत्ति पर पहले आए विनायक दामोदर सावरकर और साथ में लाए थे तिलक जी की चिट्ठी। श्याम कृष्ण वर्मा ने 10 मई 1908 इंडिया हाउस के बाहर स्वतंत्रता के लिए आए नवयुवकों को ज्ञान दिया और लंदन में आजादी की लड़ाई लड़ने वाले सरदार सिंह का स्वागत किया। सरदार सिंह जी, आपके कार्य हमेशा सफल रहेंगे। जी पंडित जी, मेरे साथ तिलक जी का भी आशीर्वाद है। मगर अब ये गोरे लंदन में चिड़िया मारने निकले हैं। इंडिया हाउस पर नजरें जमा दी है उन्होंने। पंडित जी, उन्हें यहां नजरें जमाने दो। आज 10 मई है। इसी दिन 1857 में भारत के क्रांतिकारियों ने शस्त्र उठाए थे। उन्हीं को याद करके यहां भी उनका बलिदान याद किया जाएगा। लंदन तक चलेंगे, हिंदुस्तान की तख्त लंदन तक चलेंगे, हिंदुस्तान की तख्त लंदन तक चलेंगे, हिंदुस्तान की दम दमे में दम कहे, दम दमे में दम कहे, तख्त लंदन तक चलेंगे, हिंदुस्तान की तख्त लंदन तक चलेंगे,
मित्रों, अब विनायक दामोदर सावरकर आपके सामने अपनी बात कहेंगे। कैद में होने के बाद भी बहादुर शाह जफर ने राष्ट्र प्रेम को त्यागा नहीं। युद्ध भूमि में राज परिवार एवं अपने परिवार की कुर्बानी देकर भी तात्या लड़ते रहे। नाना ने एकता को दृढ़ मानकर धर्म के साथ अधर्म को परास्त करना चाहा। झांसी ने लक्ष्मी स्वरूप होकर दुर्गा स्वरूप धारण किया। इन सभी युद्ध वीरों के रक्त की प्रतिज्ञा को हमें पूरा करना है। वर्षों से धर्म पर, राष्ट्र पर विदेशी ताकतें राज करे, ये हमें कतई मंजूर नहीं। भारत हमारी माता के समान है, उस पर कोई भी सितम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए, हम उसे आजादी दिलाकर रहेंगे। वीर सावरकर की जय बोलना हो तो भारत माता की बोलो। सच्चे राष्ट्रभक्त बनो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। शंखनाद फूंका जा चुका है। गोरी सरकार देखो, तुम्हारे ही देश में, तुम्हारे मोहल्ले में आकर भारत के वीर सपूत तुम्हें ललकार रहे हैं। यह विचारधारा की लड़ाई है, गुलामी और आजादी की लड़ाई है। पारसी महिला मैडम कामा ने जो लड़ाई छड़ी है, उसमें हम सब उनका साथ देंगे। और मेरे मित्र सरदार सिंह राणा इसमें लाखों की कमाई दान देंगे। जी हाँ, मैं दान करूंगा। देश के लिए दी गई रकम मेरे लिए अनमोल है। यह कमल का फूल, यह मोती का टुकड़ा, भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई की ये पहली निशानियां हैं। हमारे शरीर में बह रहे रक्त कणों को जागृत करके देश की आजादी के जंग में आखिरी सांस तक लड़ने की हम सब प्रतिज्ञा करते हैं। शाबाश। लंदन में उठी ये आवाज भारत के वाइसरॉय के कानों तक पहुंचनी चाहिए और हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक रात सरदार सिंह राणा के घर पे नवयुवक आया। कौन? कमल, कमल का प्रतीक। रोटी। वंदे मातरम। अंदर आ जाइए। बाहर बहुत खतरा है। कहिए। लंदन से आ रहा हूँ। श्याम जी वर्मा ने और सावरकर ने संदेश भेजा है। सरदार जी, एक कमल चाहिए। कमल? तुम जरा बैठो, मैं पानी से निकाल कर लाता हूँ। पिस्तौल? राणा साहब, कमल। वहां लंदन में किसी ने पिस्तौल के साथ पकड़ लिया तो मुझे मौत की सजा। हिम्मत हार गया क्या? डर गया? तू अभी छोटा है, मगर मौत सामने आई और हमारे कमल का राज पूछ लिया तो मर जाऊंगा, मगर कहूंगा नहीं। ओए यार, जिगरा कोई जाकिर में थोड़ी मिले है। पंडित जी और सावरकर से कहना, कमल मैं पहुंचा दूंगा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हर हर महादेव। महादेव को याद करता हूं तो जिगरा खुल जाता है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलते भी गए, कहते भी गए,
लाल धिंगरा जी ने श्याम जी एवं सावरकर और सरदार सिंह राणा के साथ सलाह करके इंपीरियल इंस्टीट्यूट के दरवाजे तक पहुंच गए। मातृभूमि आजाद होगी तब। आज अकेले आए हो? साथ में पंडित जी, सरदार सिंह और सावरकर नहीं। सर्जिन वाइली को सलाम करना पड़ेगा, इसलिए अकेले आए हो? सलाम तो मैं उनको करने आया हूँ जो मातृभूमि का पानी पीकर भी अभी तक सुधरे नहीं। हिंदुस्तान को हमने ब्रिटिश रूल का एक कुत्ता बनाकर रखा है। हिंदुस्तानियों को जानवरों की तरह हमारी गुलामी करनी होती है। We will rule all time, all century. Now celebrate our rule over India. Let's end. एक हिंदुस्तानी तुम्हें सलाम करने आया है। What? क्या हमें गुलाम बनाने के लिए? मदनलाल धिंगरा के यही साहस के कारण लंदन में अंग्रेजों की नजर इंडिया हाउस पर मंडराने लगी और श्याम जी कृष्ण वर्मा और उनके साथियों को इस हत्या के लिए दोषित माना गया। मदनलाल धिंगरा को मौत की सजा सुनाई गई। मदनलाल धिंगरा ने स्वतंत्रता के लिए जो शहीदी की है वो हमेशा पूजी जाएगी। मदनलाल धिंगरा अमर हो गए, मगर हम सबको इस जंग को आगे बढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि देनी है। बोलो मदनलाल धिंगरा, मदनलाल धिंगरा। इसी दौरान इंग्लैंड में श्याम जी कृष्ण वर्मा के अखबार पर मुकदमा शुरू हुआ। उन्होंने अपनी व्यूह रचना बदलते हुए वह पेरिस चले गए। वहां पेरिस में उन्होंने धिंगरा के नाम से शिष्यवृत्ति का ऐलान किया और सरदार सिंह राणा के साथ मिलकर लड़ाई पेरिस से चलाते रहे। पेरिस से वह लड़ाई इस कदर चलाई कि रशिया के प्रसिद्ध लेखक मैक्सिम गोर्की को कहना पड़ा, महान भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय प्रजा ने मानवता एवं आत्म की गहराई की सोच विश्व को दी है। वह अमूल्य है। अपनी स्वतंत्रता के लिए जूझ रहे यह सभी मनीषी है। ब्रिटिश सरकार की छुपी इन्वेस्टिगेशन के बाद सावरकर को पकड़ लिया जाता है। सभी मित्रों पर राजद्रोह का आरोप जड़कर जन्मटीप दी जाती है। आप और यह श्याम जी, यह लड़ाई कायम रखने के लिए अब अमेरिका जाना पड़ेगा या यूरोप? लेकिन गोरे लोगों को मालूम हो गया है कि वो उनकी लड़ाई अब खत्म होने जा रही है। उन्हें यह भी महसूस हो गया है कि अब हमारी ही जीत होगी। लेकिन सरदार सिंह जी, क्या मुझे पेरिस में रहना चाहिए या क्या करना चाहिए? हरदयाल जी ठीक कहते हैं। हम यहां रहेंगे तो पकड़े जाएंगे। एक काम करते हैं, आप जिनीवा चले जाइए, मैं यहां रहकर लड़ाई जारी रखता हूं। जैसी भगवान की मर्जी।
व्यापारी को पकड़ लिया गया। जरूर वो व्यापारी के देश में सरदार सिंह राणा हो। सरदार सिंह जी, आखिरकार ऐसे जुदा होना था कि आपने गिरफ्तारी ले ली। अरे आप और मैं तो भारत देश के एक ही प्रांत से आए हैं, हम तो दोनों भाई हैं। आप लिमड़ी के और मैं कच्छ का। अरे आपके बूते पर तो ये लड़ाई लड़ रहा था। खैर, जैसी भगवान की मर्जी, लेकिन सरदार सिंह जी की गिरफ्तारी जरूर रंग लाएगी। और इसी कालक्रम में विश्व युद्ध ने विश्व के नक्शे को तो बदल दिया, लेकिन मेरा भारत आज भी गुलामी की भेड़ियों में जकड़ा हुआ। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने जीवन के अंतिम दिन जिनीवा में मुखर किए। वृद्ध श्यामजी के मित्र बर्लिन वाले पिल्लई ने स्वाधीनता केंद्र खोला था, जहां श्यामजी से मिलने जवाहरलाल नेहरू आए थे। प्रणाम श्याम जी। आइए जवाहर। श्याम जी, स्वाधीनता की आपकी लड़ाई हमेशा आदरणीय है। कुछ वर्ष में राष्ट्र आजाद हो जाएगा। मेरी आपसे एक प्रार्थना, आप भारत से। जवाहर जी, जब तक देश को आजादी नहीं आती मैं भारत नहीं लड़ूंगा। और तिलक जी की आज्ञा लेकर निकला हूं कि आखिरी सांस तक यही लड़ाई लड़ता रहूंगा, मगर गुलाम भारत में नहीं आऊंगा। पंडित जी, आपकी प्रतिज्ञा आपकी तरह महान। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रखे। आपकी विचारधारा हमेशा हमारे साथ है। प्रणाम। गुजरात में जन्मे भारत माता के इस सपूत को जिनीवा के एक घर में स्वाधीन भारत के स्वप्न के साथ विदा होते देख भानुमति आंसू बहा रही है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने देह त्यागने से पहले अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की थी, जो इतिहास के पन्नों पर गर्क होकर रह गई थी। वह अंतिम इच्छा मैं अपनी सारी जायदाद दान में दे रहा हूं। 10,000 फ्रैंक बच्चों की दवाइयों के लिए, 10,000 फ्रैंक भारतीय बच्चों की पढ़ाई के लिए और भारतीय 20 लाख रुपए युवाओं की पढ़ाई के लिए। मांडवी कच्छ में अस्पताल बनवाने के लिए 1 लाख रुपए। मेरी जायदाद की सारी धनराशि, आखिरी धनराशि समाज कार्य में खर्च करना। ये 1930 के मार्च महीने में मैं तुम्हें ये बिल दे रहा हूं। और मेरी यह इच्छा कि मेरी अस्थियां स्वतंत्र भारत में ही ले जाना, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। देश की आजादी की लड़ाई का परचम विदेश में लहराने वाले इस महान क्रांतिकारी डॉक्टर श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां देश आजाद होने के बाद भूल गया। जिन्हें याद रहा वह सत्ता से दूर रहे, मगर शस्त्र और शास्त्र को साथ लेकर चलने की विचारधारा के साथ
1998 में यह विचारधारा भारत में फिर उठी। आ 100 करोड़ देशवासीओने मुक्तिनो आनंद पावनार, आजादीनी ज्योत जगावनार एक महापुरुषने अंजलि आपीने समग्र भारते श्यामजी कृष्ण वर्माનું કર્જ ચૂકવ્યું છે, હું તો માત્ર નિમિત્ત છું। गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा इस महान विभूति की अंतिम इच्छा पूर्ण करते हुए इस देशभक्त की अस्थियां जिनीवा से भारत लाई गई और मांडवी में उनके पुराने घर में मान सम्मान के साथ रखी गई। એ જોવા મળે છે, તો હું બી ખરસાણીને અહીં આવી અને આ પાત્રોને આશીર્વાદ આપવાનું કહું। સૌથી પહેલા રાજુભાઈ, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। ખૂબ શ્યામજી વર્માની આખી વાત આપણી પાસે અત્યારથી ઇતિ સુધી રજૂ કરી, જે આપણે કોઈ નહોતા જાણતા। હું તો નહોતો જ જાણતો, કદાચ આમાંથી કોઈ જાણતું હશે, પણ કોઈ નથી જાણતું। એવા આપણા કેટલાય મરજીવાઓ અજાણ પડ્યા છે। એમાંના એક શ્યામજી વર્માને રાજુભાઈ જીવંત કરી દીધા। આનું સંશોધન, એની પાછળની મહેનત, એ કોમર્શિયલ નાટકો તો ઘણા થાય છે, ઘણા હસી નીકળી જાય છે, પણ આવું નાટક કરવું, એવું સાહસ કરવું એ બહુ જ મોટી વાત છે। એટલે ફરીવાર આપ સૌ વતી અને મારા વતી, રંગમંડળ વતી રાજુભાઈને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। આવા જ નાટકો બીજા શહીદોના પણ કરતા રહે, સંશોધન કરીને અને આપણને જાણ કરે। આ નાટક ચિલાચાલુ નથી, કોઈ જગ્યાએ નાટકની સ્ક્રિપ્ટ મેં વાંચી હતી, સ્ક્રિપ્ટમાં પરીક્ષાઓ છું એટલે, પણ મને થયું કે કઈ રીતે ભજવશે આટલું બધું ફલક લાંબુ, બચપણથી માંડીને એના મૃત્યુ સુધી
કઈ રીતે વધ્યો છે. એટલા માટે 3 દિવસ ખાસ જોવા આવ્યો, પણ કોઈ જગ્યાએ ડ્રેગ થયા વિના નાટક સળંગ એક ધારું ગયું. નાટક માટેની એમની સૂઝ અને જે ધગશ છે એ ખરેખર અભિનંદનને પાત્ર છે. આપ સૌ આટલી સંખ્યામાં અહીંયા આવ્યા છો, આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર.